नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप दिन भर इंतजार करते रहे, हम भी इंतजार करते रहे, लेकिन आज अदालत में, मुंबई हाई कोर्ट में ऐतिहासिक हियरिंग हुई है। 3 घंटे की हियरिंग, प्री लंच आधे घंटे की और पोस्ट लंच 3 बजे से जो हियरिंग शुरू हुई वो लगातार चलती ही रही और 3 घंटे हियरिंग के बाद पूरी तरह से मुंबई पुलिस फंस गई। आज क्या क्या हुआ कोर्ट में, सीधे जानने के लिए बिना वक्त गंवाए अपने एडवोकेट नीलेश ओझा जी के पास चलते हैं। नीलेश जी, पूरा देश इंतजार कर रहा था। मेरे पास तो फोन की घंटियां रुक नहीं रही थी, लगातार रिंग हो रहे थे, मैसेज आ रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ। तो फर्स्ट पेज में अभी आपका एक मैसेज आ रहा है। ये आज कोर्ट ने देने लगा है उनको। ये वो डॉक्यूमेंट है कि वो मुंबई पुलिस का पूरा झूठ बाहर ला दिया कि पहले दिन से कैसा झूठ कर रही थी पुलिस। ये हमने नहीं किया, ये हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने पकड़ा है झूठ। अभी मैं शुरू से बताता हूं। बहुत ही एकदम पेशेंट तरीके से, मतलब आज का दिन कोर्ट ने अपने लिए रखा था। समझो 11:30 के आसपास मैटर आ गया तो सरकारी वकील बोले बाहर है, ऐसा 12:30 बजे आएंगे। कोर्ट ने बोला 12:30 नहीं, जब आएंगे तब मेंशन करो आप। फिर वो जैसे आए, हमारा मैटर लिया तो फिर वो बीच में थोड़ा सा वो इंटरवीनर थी वो, उसका बोलना ऐसा वैसा ये वो। फिर कोर्ट ने 3 बजे रखा मैटर। पहले आधा घंटा चला, बाद में 3 बजे रखा। बोले अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो हम नहीं सुन सकते। मैंने लाकर केस लॉ दे दिया और दिशा सालियान के केस में एक पुनीत हंडा ने एक पिटीशन फाइल किया था। उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिख कर दिया था कि दिशा के पिताजी पेरेंट्स अगर फाइल करते हैं तो वो केस कंसिडर करना चाहिए। बाकी जो और कई लोग आकर, उनको ऐसी लोकस नहीं है, वो पुलिस के पास जाके अपना दे, हाईकोर्ट में रिट नहीं लगाएंगे। तो फिर कोर्ट में वो सब देख लिया। कोर्ट ने कहा कि वो इंटरव्यूअर को, देखो मैं आपका पिटीशन मैं अभी ये नहीं करता हूँ और डायरेक्ट मैं अभी इनको सुन रहा हूँ। फिर मैंने कहा साहब इनको अगर बोलना है तो ये हमारी विटनेस बन सकते हैं, हमको असिस्ट करेंगे। कोर्ट ने बोला ठीक है, मैं उनको चांस देता हूँ। एक खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसके पहले भी डिरेल करने की कोशिश की गई थी, फिर एक बार डिरेल करने की कोशिश हुई, मतलब टाल मटोल करने की। कोई एक इंटरवेनर आ गई। नहीं, पर मैंने इतना बोला सर, उनका वैसा इंटेंशन गलत नहीं है। उनका कहना है ये केस में और 10 मर्डर हुए, 13 मर्डर हुए ना, उनको भी सुन लीजिए। अच्छा। लेकिन मेरा आज मत रोकिया। तो कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया, उनका पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दिया। चलो ठीक है। अब कोर्ट ने, फिर मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट, कोर्ट ने बोला पहले से बताओ क्या केस है। फिर मैंने एवरीथिंग पॉइंट आउट किया कि किस तरह से दिशा के पास में आदित्य ठाकरे और उनके गैंग के ड्रग्स के और अदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, अदर पूरे क्रिमिनल एक्टिविटी के प्रूफ्स उसके पास आ गए थे। उसने वो सुशांत को पहुंचाए। सुशांत का उनका जो भी मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, और कोर्ट ने हर चीज लिख रहा था। कोर्ट हर चीज नोट किया है। और आज का एडजोर्नमेंट अभी, मतलब आज 2.5 घंटा हुआ, मुझे और समय लगने वाला था। तो कोर्ट ने कहा मेरे ख्याल से कल या पर छुट्टी, बोले इसमें लंबा डेट नहीं मिलेगा, अभी हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं। तो 27 तारीख को फिर से 11 बजे रखा है सुबह अपना मैटर। फिर मैंने पॉइंट आउट किया किस तरह से ये उन्होंने इसको बताया। फिर रिया, सुशांत सिंह के साथ में रिया रहती थी, सुशांत ने रिया को बता दिया कि आदित्य ठाकरे का सब ये है इसमें ऐसा, और ये एक्सपोज करना पड़ेगा इसको। तो रिया ने जाके उसको बता दिया आदित्य को। आदित्य ने, उन्होंने प्लान किया। उनके प्लान में फिर उन्होंने प्लान के तहत सचिन वाजे को रीस्टेट किया, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से 16 साल से सस्पेंड था, मर्डर केस में जेल में था, बाद में छूटकर आया। काय के लिए? मर्डर और कवर अप में, वो उसके लिए माना जाता है। मैंने वो फिर पूरे डिटेल बताया, कोर्ट ने वो भी सब नोट किया। कोर्ट ने कहा ये सब चीजें आपने लिखा है क्या अपने एफिडेविट में? सर हर चीज एफिडेविट पे, हमारी कंप्लेंट एफिडेविट पे। कोर्ट ने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा, बाद में उन्होंने आके, मैंने कहा सर आप डेट नोट कर लीजिए। इन्होंने क्या किया, उधर सचिन वाजे को रीस्टेट किए, इधर से दिशा को घर से निकालकर वो लेकर गया।
रोहन राय। बोले कौन है रोहन राय, अभी है क्या अवेलेबल? बोले हाँ सर अभी जिंदा है, इनको बोलिए उसको पुलिस सुरक्षा प्रदान करे, उसका मर्डर भी हो सकता है। मैंने वो अक्यूज भी है और विटनेस भी है। तो कोर्ट ने बोला ठीक है उस पर देखते हैं। तो वो एक विषय हुआ। फिर लेकिन वो है ना बोले अवेलेबल, मैंने हाँ बिल्कुल है। तो रोहन राय का नाम नोट किया। फिर हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि इन्होंने किस तरह से झूठा पहले मर्डर कर दिया और मर्डर करके किस तरह से फिर कवर अप झूठा रिकॉर्ड कैसा बनाया। मैंने कहा 8 को मर्डर कर दिए थे, इनके माँ से बात नहीं हो पा रही थी उनकी, ठीक है कि क्या हुआ क्या नहीं बाद में बात करेंगे, बाद में डायरेक्ट ये। और मैंने कहा सर 8 तारीख को पुलिस वहां पहुंचती है, 8 तारीख को उनका फॉर्मल पंचनामा होता है। तो बोले सर कितने बजे हुआ? मैंने कहा सर ये हमको नहीं मालूम है, ये आपके शैलेंद्र नगरकर का एफिडेविट कह रहा है कि 8 तारीख को एक पंचनामा हुआ है। जज ने वो लिख लिया। बोले ठीक है। बाद में देखो कोर्ट को ना मैंने सब बताया कि किस तरह से कवर कर, कोर्ट के दिमाग में आ रहा था कि इनका कैसा क्या है, लेकिन कोर्ट ने कहा हम फेयर है, हम आपको पूरा सुनेंगे, सरकारी वकील को क्या बोलना है वो भी बोल ले, उसके बाद में आदित्य ठाकरे को सुनेंगे, आदित्य ठाकरे के वकील को सुनेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये सब में से क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं और क्या लॉ निकल के आता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही फेयर चाहिए हमको, हमको मतलब हमारे फेवर में नहीं चाहिए, हमारे आगे में नहीं, हमको जो बिल्कुल 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 फेयर फेयर चाहिए, फेयर ट्रायल चाहिए, फेयर चीज चाहिए, फेयर वर्डिक्ट चाहिए बस। और अब इतना अच्छे से कोर्ट सुन ले तो कौन ऑब्जेक्शन ले सकता है। और सिर्फ सुना नहीं, कोर्ट बोला इसमें डिले भी नहीं होगा, ये गैंगरेप मर्डर के एलिगेशन वाला केस है ना, इसमें डिले भी नहीं होगा। तो आप ठीक है। फिर कोर्ट ने, मैंने कहा साहब 8 का ये किया और कवर अप किया, 9 का मर्डर बताया। अच्छा बोले 9 का कितना? फिर मैंने सब थोड़ा सा बताया। मैंने कहा हमारे को तो फोन करते हैं सवेरे 3 से 4 के आसपास में फोन आता है सतीश सलेन जी को, वो वहां से निकलते हैं तो शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं 4 बजे। फिर ये वो उन्होंने कैसा झूठे फोटो दिखाया, मैंने कलर फोटो वीडियो सब हो गया, उसके सबके बीच में कोर्ट ने मुझे रोका। कोर्ट ने कहा 1 मिनट, सरकारी वकील को बोला इधर आओ आप, मतलब आप सुनो मेरा जवाब दो जरा। क्रॉस शुरू हुआ केल। हाँ आप बोले जरा बताइए तो सही कि पहला आपने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया, कहां है वो कॉपी? देखने लग गए इधर उधर, ये घुमा रहे वो घुमा रहे, और क्या किया मालूम है क्या? मतलब उनको लगा कि जज साहब को हम घुमा सकते हैं, दूसरा ही कागज दे दिए। देखा क्या है ये, मैंने क्या मांगा है वापस, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो आपने पहले रजिस्टर किया था वो दिखाओ कहां है। फिर कैसा तो भी करके वो छुपा हुआ नीचे से निकाले कॉपी, ठीक है लिया कोर्ट ने, पढ़ा, वो आपको भेजा है मैंने, दिखाइए उसको। बोले हाँ। जज साहब ने पूछा, बोले सरकारी वकील साहब को, बोले मिस्टर पीपी ये कितने बजे रजिस्टर किया एक बार बताओ। बोले हमको पढ़ने में मदद करो। ये कभी कभी सरकास्टिक टोन भी रहता है ना कोर्ट का, अच्छा हमको पढ़ने में मदद करो, समझने में मदद करो। और बोले ये कोई ऐसा ये सादा कागज है कंप्यूटर पे, मतलब फॉर्म बना दिया है, नहीं तो उसपे सीरियल नंबर ये वो सब रहता है ना उसपे, उसका वो रजिस्टर का उसका वो। तो मैंने कहा साहब अरे वो रजिस्टर का अगर कागज रहेगा तो इनको रोज चेंज नहीं करते आएंगे ना तो करके इन्होंने इसको ऐसा रखा है। कोर्ट के समझ में आ गया। तो कोर्ट बोले रुको रुको आपका भी पॉइंट हमने लिया है। तो बोले आप बताओ जरा मुझे। तो ऊपर देखे टाइम लिखा है, कब रजिस्टर किया? 3:07 पे सुबह 9 तारीख को हो गया। बोले उनके पिताजी को कब फोन किया था, मैं इंफॉर्मेशन कब गई थी उनके पिताजी को? वही टाइम के आसपास।
बोले ये रजिस्टर करने से पहले उनके पेरेंट्स पहुंच गए थे क्या? नहीं। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था? बोले नहीं। सरकारी वकील को बोला मैं और एक बार पूछ रहा हूं आपको, मैं आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता हूं, उनके पिताजी का स्टेटमेंट लिया था क्या ये रजिस्टर करने से पहले? बोले नहीं। तो आप बोले नोट कर लिया, उनका पीपी का कहना है नोट कर लिया। आप इसका सेकंड पेज देखो, बोले इसके पीछे का पेज, इसमें लिखा है ये वाला लास्ट के 3 लाइन, इसमें लिखा है दिशा के माता पिता का जवाब लिया और उन्होंने कहा कि हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, इसके लिए हमने रात को 3:07 पे एडीआर रजिस्टर किया। तो तुमने 3 बजे तो उनको इन्फॉर्म किया, वो तो तुम्हारे और बोले ठीक है इनका स्टेटमेंट कहां पर है? तो उसके नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट में ही लिखा है कि 3 बजे फोन आया रात को, हम 4 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पुलिस वाला मिला। तो बोले भाई जब तुमको पहली बार उसका पिताजी 4 बजे मिला तो तुमने माता पिता का स्टेटमेंट 3 बजे कैसा क्या ले लिया? इसका सिंपल मतलब क्या है, ये बोगस है तुम्हारा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, पहले दिन से फ्रॉड है। तो ये तो हमको नहीं मालूम था डॉक्यूमेंट, ये तो कोर्ट ने आज पहला फ्रॉड पकड़ा है उनका। ठीक है, हाँ पकड़ लिया फ्रॉड। उसके बाद हाँ अभी एकदम झूठा साबित हो गया ना ये। फिर ये हो गया, कोर्ट ने बोला तुम तैयार रहना अब इसका जवाब देने के लिए। हाँ मुझे बोला आप कंटिन्यू करो आप। फिर मैंने कोर्ट को बहुत, अभी क्या है 2.5 घंटा आर्गुमेंट चला, सब समझा के बताया। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ उसका। मैंने कोर्ट को बता दिया, मैंने कहा ये हमने कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट में नाम के साथ आरोपी के नाम है, विटनेस के नाम है। कोर्ट को ये भी बताया, मैंने कहा सर हमारे पास में आई विटनेस भी है जो इसमें लिखे हुए नहीं है, जिस दिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होगा उनको प्रोटेक्शन की एश्योरेंस मिलेगा, वो उनको भी लेकर आएंगे हम। तो वो भी विषय हुआ। उसके बाद में मैंने कहा पेन ड्राइव दिया है, पोस्टमार्टम बताया, डॉक्टर अपने भावेश शर्मा क्या नाम है अपने फॉरेंसिक वाले, उनकी रिपोर्ट बताया। हाँ बाद में पूरे एक्सपांड किया। मैंने कहा साहब देखो उनके इसमें लिखा है कि दांत तीनों सामने के दांत सब टूट गए हैं। मैंने कहा साहब दांत इंटैक्ट है, और मैंने कहा साहब दांत टूटेंगे तो होठ भी खराब होंगे ना, होठ क्लियर रहेंगे और दांत कैसे टूटेंगे गिरने के बाद 14वें वाले से? उससे भी आश्चर्यचकित हो गया। फिर कोर्ट को फॉरेंसिक रिपोर्ट बताया मैंने, वो सब पढ़ा, कोर्ट ने देखा और बाद में कोर्ट को ये कहा, मैंने कहा सर ये जस्टिस दीपांकर दत्ता का किशोर जहान वर्सेस अशोक कुमार तोडी का लैंडमार्क केस है कैलकाटा का, कि जिसमें पुलिस कमिश्नर के साथ मिल के एक बच्चे का मर्डर कर दिया, फिर उसको एक्सीडेंटल डेथ दिखाया, ये किया वो किया। मैंने कहा सेम केस है वो, और अपना वो जो जजमेंट है 2008 का उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, सेम केस है अपना। तो उसमें के पॉइंट क्या क्या है मालूम है क्या? एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस को एडीआर का इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ही नहीं है। उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा एक दिन भी नहीं कर सकते, उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा एफआईआर रजिस्टर करके ही होगा 154 में सीआरपीसी। नहीं तो 2.5 घंटे तक कोर्ट ने आपको क्रॉस नहीं किया? ना हमारा चल रहा था ना डिस्कस, तो जो वो पूछ रहा था हर एक चीज का जवाब दे रहा था मैं। वो तो कोई, अरे अपने इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं ना कि जिसमें झूठ है करके। अपना नहीं हर तो पहला जो था पहला एक एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है उसके बाद इसने क्लोजर, क्योंकि पिछली बार जो जज महोदय के सामने, लेडी जज के सामने आपने कहा था कि एसीपी को दे दिया और एसीपी ने केस क्लोज कर दिया, जबकि ये कॉपी आनी चाहिए थी कोर्ट में। हाँ। वो नहीं दिया,
वो कॉपी जो है अब वो भी हो गया, उसकी कॉपी सब परिजन को डिस्कस। देना चाहिए था, वो नहीं दिया, वो सब हो गया ना। हाँ हाँ, मैंने और कोर्ट को बता दिया, पूरा केस लॉ वगैरह सब बताया। मैंने कहा सर पूरी कॉपी देना पड़ता, कॉपी नहीं दिया, सब सब कोर्ट ने नोट किया। कोर्ट ने बहुत अच्छी फेयरली बोला। कोर्ट ने कहा जो 174 सीआरपीसी है ना, इसमें बहुत कम चीजें लिखी है सेक्शंस में, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर हम आप दोनों को डिटेल सुनने वाले। मैंने कहा सर इसका पूरा डिटेल ये एक केस लॉ में दे दिया है। तो बोले दे दो, हम पढ़ के आते हैं फिर उसको। वो केस लॉ दे दिया। दूसरा जस्टिस पार्टीवाला का जजमेंट बता दिया, जिसमें क्लियर लिखा है कि तुमको एफआईआर आने के बाद में तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है इंक्वायरी करने का कि ये सच है कि झूठ है। उसमें ये भी लिखा है कि इनकी ऐसी कोई भी रिपोर्ट आती है, सिंधु नागरकोचे का भी पीआई का एफिडेविट दिखा दिया, ऐसी कोई रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डालो, कोई मतलब नहीं उसका, एफआईआर तो आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तीसरा, उसके बाद में ये अमित कुमार का जजमेंट हो गया, इसका हो गया, सिंधु नागरकोचे का हो गया। एक जस्टिस दीपांकर दत्ता जी का भी अच्छा जजमेंट है, उसमें भी बहुत क्लियर लिखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, तुम्हारे अधिकार खत्म हो गए पुलिस के, आप सिर्फ एफआईआर चलेगा। और पुलिस अगर एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी कर रही है तो मैंने कहा सर इसमें इसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए। तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये लिखा है, इसका मतलब एक ही निकलता है कि सारे गवाह एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, आरोपी को और आरोपी पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए टाइम पास करना, ये एक ही इसका मकसद होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी चीज उसमें यह भी कहा है कि ऐसे कंडीशन में एफआईआर रजिस्टर करके सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देना, यही एकमात्र इसमें ऑप्शन है। तो कोर्ट ने कहा कि आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप मजिस्ट्रेट के पास में फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन एफआईआर रजिस्ट्रेशन का। मैंने कहा सर वो ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगा है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं है, सिर्फ हाईकोर्ट कर सकता है, उसका भी मैंने केस लॉ लेकर आया। कोर्ट बोला ओके ओके ठीक है, जो भी विषय है। अब बचा हुआ 27 को हियरिंग 11 बजे। हमको लेकिन फिर समझ में नहीं आ रही है नीलेश जी। हाँ। नहीं, कोर्ट किस बात से कन्विंस नहीं है? 64 केस लॉ वो कोर्ट ने, मतलब अरे अदालत को वैसा नहीं होता है, सुनिए सुनिए सुनिए, वैसा नहीं होता है, सुनिए। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। हाँ 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 हाँ, वो वैसा नहीं होता, बहुत सिंपल चीज है। हमारे पूरे केस लॉ ले लिया, अभी तक तो वो स्टेज ही नहीं आई थी, हमारा पूरा कहना सुन लिया। अगर हो सकता है ना एक पॉसिबिलिटी कि मैं केस लॉ दे रहा हूँ, उसके आगे का कोई केस लॉ तो मौका तो देना पड़ेगा ना अपोजिट पार्टी को। तो उनका क्या कहना है वो सुन लेंगे और 27 को या फिर 2-3 दिन में ऑर्डर कर देगा। लेकिन कोर्ट का इंक्लिनेशन है कि 27 को ही ऑर्डर करेगा। तो अच्छे इसमें रोना मत लीजिए, इतना बढ़िया काम हो गया, तुमको इतना समय दे रहा है कोर्ट। नहीं ठीक है, हम स्पिरिट में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है कि आपके पास एक और रेमेडी है, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए? ये मैं नहीं, क्यों कह रहे हैं? नहीं वो प्रोविजन है, उसमें प्रोविजन में लिखा है कि अगर पुलिस वाले आपका एफआईआर नहीं लेते हैं तो कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर ने नहीं लिया तो मजिस्ट्रेट के पास जाओ। तो कोर्ट ने बोला ये पढ़ी आप, तो इसमें ऐसा लिखा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा साहब इस पे कहना, हम बोले हाँ ठीक है, इस पे भी सुन लेंगे, ऐसा है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस के पास तो सबसे पहले आप मालवानी पुलिस स्टेशन गए, उसने कुछ किया नहीं। कमिश्नर के पास आप गए थे, कमिश्नर तो मिला ही नहीं, भाग गया, फरार हो गया कमिश्नर। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मैं निकलता हूँ, देख लेते जो जो अच्छा हुआ उस पर जरा डिस्कस कीजिए होने का। ठीक है ठीक है, आप वैसे थक गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कल हम पूरा फिर और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन एक बात तय है मित्रों, 3 घंटे तक बहस चली है। अब उसी चीज को एक एडवोकेट को बार बार रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट ये चाह रही है कि ठीक है, सरकार का दबाव होगा, 100% दबाव होगा, पुलिस की इसमें वर्दी जाएगी, पुलिस वाले इसमें फंसने वाले हैं, बड़े बड़े लोग फंसने वाले हैं। तो जज साहब ये सोच रहे हैं कि हम फेयर एक हियरिंग दें, और फेयर हियरिंग करने के उनका ये मैंडेट भी है, उनको करना भी चाहिए। मैं इसमें अदालत के साथ खड़ा हूं, कोई बात नहीं है। जब वहां से लेकर यहां तक आ गए हैं तो 2 दिन और सही। आज 3 घंटे सुनवाई हुई ना,
और फिर 27 को 11 बजे की तारीख, 11 बजे का वक्त भी मुकर्रर हो गया। तो कोई बात नहीं है, और उनका झूठ पकड़ा भी गया है, एक्सपोज हो चुकी है मुंबई पुलिस। अब उसका उनके पास कोई जवाब होगा नहीं। जब और 27 तारीख को 11 बजे फिर जब दलील शुरू होगी तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज बहुत ही ये ऐतिहासिक विजय है, एसएसआर वॉरियर की विजय है और सभी न्याय पाने वालों की विजय है। हिम्मत मत हारिए, ये लड़ाई लंबी चलेगी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो एफआईआर का आदेश आएगा, आकर ही रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि जज साहब बहुत फेयरली इस मुद्दे को सुन रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये मुद्दा कितना बड़ा है। इसलिए ठीक है, उनकी भी बात को पूरी तरह से सुनने की कोशिश होगी। अब 2.5 घंटे तक अकेले नीलेश ओझा आर्गुमेंट करते रहे, और उस बीच में वो जिस केस लॉ की बात वो कह रहे थे, सारे केस लॉ ये देते रहे। 64 केस लॉ का इन्होंने जिक्र किया है। ये रेमेडी भी सुझा रहे थे कोर्ट की, अगर पुलिस नहीं करती है तो वहां जाइए, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया है। इसलिए अब निश्चित रूप से इन केस लॉज का अध्ययन करने के बाद 27 तारीख को फैसला आएगा। थोड़ा और इंतजार कीजिए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।